Friends, today we are going to study history on this topic, that is Reformation. Now, in the 16th century, the church came under the criticism. A movement for cleansing the church began. It is called the Protestant Reformation movement. It started in 1517 under the leadership of Martin Luther of Germany and later spread to most countries of Europe. The printing press played an important role to spread his views rapidly and widely through Germany and across Europe. जो 16th सेंचुरी में जो चर्च में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्रिएट हो गया था, वहाँ पे एक मूवमेंट भी चालू हो गया था. चर्च बिगैन. इट इज़ कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट. वहाँ पे उस मूवमेंट का नाम था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट और वो स्टार्ट हुआ था 1517 में. और उस मूवमेंट के लीडरशिप थे मार्टिन लूथर. वो जर्मनी के रहने वाले थे और ये जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ था, ज़्यादातर यूरोप में स्प्रेड हुआ था. नाउ अमेरिकन रिवॉल्यूशन. अमेरिकन रिवॉल्यूशन हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे. द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज़ द टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर. It marked the end of British rule in America and established a nation that in time would prove to be one of the world's most important and powerful countries. The American Revolution was a political movement during the last half of the 18th century. It resulted in the creation of a new nation in the United States of America. American Revolution एक political movement था लास्ट हाफ 18th सेंचुरी में और उसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि नया नेशन क्रिएट हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंड एंडेड ब्रिटिश control of the 13 colonies. In the 16th century, Europeans had started to settle in the North American continent. In the middle of the 18th century, these settlements had grown into colonies. There were 13 such colonies in North America and were directly ruled by Britain. और वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ ऐसी थी जो जिन पे नॉर्थ अमेरिका थी जो रूल किए गए थे बाय ब्रिटिशर्स से. द फ्रेंच वर ऑल्सो सेटल इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट. और फ्रेंच वहाँ पे सेटल थे ईस्टर्न कोस्ट साइड अमेरिका में. बाय द 18th सेंचुरी द इंग्लिश टर्न द फ्रेंच आउट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट. और 18th सेंचुरी में जो वो वहाँ की इंग्लिश भाषा थी, लैंग्वेज थी जो बोली जाने वाली थी, वो फ्रेंच में कन्वर्ट हो गई थी. द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर इन्वॉल्व इन म्यूचुअल वॉर इन द अमेरिकन कंटिनेंट एज इन इंडिया एंड एट होम. Americans were basically Europeans, but they had to face interferences and discrimination from Britishers. They were regularly exploited by discriminatory policies of Britishers. Britishers imposed many restrictions on Americans, like they can't export goods to any other country. Instead, England ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोज कर दिए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेरिकन्स के ऊपर कि उनको कोई भी गुड्स जो भी सामान होते थे वो बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ज़्यादातर, और किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे केवल इंग्लैंड को छोड़ के. ब्रिटिश अंडर अ हैवी लॉस ड्यू टू 7 years वॉर इम्पोज्ड अ न्यू टैक्स ऑन अमेरिकन्स कॉल्ड स्टैम्प एक्ट. ब्रिटिश अंडर अ हैवी लॉस. ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा लॉस में थे 7 सालों से क्योंकि उनमें न्यू टैक्स इम्पोज हो रहे थे और उस ऑन अमेरिकन कॉल्ड स्टैम्प एक्ट, और उस एक्ट को बोलते हैं स्टैम्प एक्ट. In the America, Thomas Jefferson inspired the settlers to take their rights and to rebel against injustice of the rulers. Since the American people had no representation in British Parliament, they were not willing to accept any terms. In 1773, a good number of colonists disguised as Red Indians threw the tea cargo loaded on 3 ships in the sea, known as the Boston Tea Party. Now, 1773 में a good number of colonists disguised as a Red Indians threw the tea cargo loaded on 3 ships. जो 3 शिप थी, जो जहाज़ थी, उनमें टी कार्गो लोडेड, वो जो टी कार्गो लोडेड थी उनको उस नाम से बोला जाता था, बॉस्टन टी पार्टी के नाम से उन शिप्स को बोला जाता था. देन द अमेरिकन्स मोबिलाइज्ड देयर मिलिशिया एंड फाइटिंग ब्रोक आउट इन 1775.
The patriots usually control 80 to 90% of the territory because loyalists were only 15 to 20% of the population. The British could hold only few cities. In the 1776, the Declaration of Independence by the 13 states which formed the United States of America. और 1776 में वहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई थी 13 स्टेट्स में, जिसका नाम था एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इट वॉज अ पीक ऑफ देयर रेवोल्यूशन. The Americans formed an alliance with France in 1778 that strengthened the military and naval base. Two main British armies were captured at Saratoga in 1777. According to the Treaty of Paris in 1783, the recognition of the United States as an independent nation. Now we are going to study this topic, that is French Revolution. During 1799 AD मतलब Anno Domini, many significant events happened in France which ended the rule of the cruel king and established a democratic republic there. During 1789 और 1799 के बीच में बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स हैपेंड हुए थे फ्रांस में, और उसमें से क्रूएल किंग जो भी हुआ करते थे, जो अपना शासन जमाते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चालू हो गया था. दीज रिमार्केबल इवेंट्स हैव बीन कॉल्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसी इवेंट्स को बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इन रियलिटी इट वाज अ वर्ल्ड रिवॉल्यूशन बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑन द होल वर्ल्ड. लेकिन हकीकत में इसे हम वर्ल्ड रिवॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि इस रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे सारी कंट्रीज़ में, इनफैक्ट सारी वर्ल्ड में. नाउ in French society, nobles enjoyed all the glories of life. They were not conscious about society's miserable condition. They were free from all taxes. All the taxes were given by common people, which were very discriminatory. Although the King of France, Louis XVI, was leading a life of pleasure and wasting the गवर्नमेंट रिसोर्सेज ऑन लग्जरीज एंड पीगेंट्स इंस्टेड ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल. और जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर रही थी एज अ ग्लोरियस लाइफ. दे वर नॉट कॉन्शियस अबाउट सोसाइटीज माइजरेबल कंडीशन, और वो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क उनको नहीं पड़ता था कि उनके सोसाइटी में क्या चल रहा है. वो बहुत ही ज़्यादा फ्री थे, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. ऑल द टैक्सेस वर गिवन बाय कॉमन पीपल. जो भी टैक्सेस भरने पड़ते थे वो एक आम इंसान को भरने पड़ते थे, और ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, यानी भेदभाव था. और जो किंग था फ्रांस का, लुइस 16, वॉज लीडिंग अ लाइफ ऑफ प्लेजर. और वो लुइस 16 बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा था विद कम्फर्ट जोन एंड वेस्टिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, और सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा था. वो कॉमन पीपल और वहाँ के सोसाइटी के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचता था. वहाँ की कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं होती थी, ना ही डेवलपमेंट. फिलोसफर्स लाइक रोशी, Montesquieu, Voltaire, etc. expounded new ideas and showed the evils of king. Inspired by their ideas, people raised the flag of revolt against the injustices and misery. Finally, revolution started against the king. फिर वहाँ पे कुछ लोगों कॉमन पीपल कुछ लोगों से इंस्पायर हुए और उन्होंने लड़ाई लड़नी स्टार्ट की उस किंग के खिलाफ, लुइस 16 के खिलाफ. फिर ऑन जुलाई 14, 1789, a prison was broken named Bastille. All prisoners were set free. It was the start of French Revolution. Soon it spread the whole France. The rebellists damaged government offices, police stations, telephone offices, post offices, etc. वहाँ पे भी जितने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. वहाँ पे सारे वर्ल्ड में पूरे फ्रांस के जैसे चेंजेस आने लगे, और जितनी भी चीज़ें डैमेज हुई थी गवर्नमेंट की, जैसे कि पुलिस स्टेशन, टेलीफोन, ये सब जितनी भी डैमेजेस हुई थी वो वापस सही होने लगी थी. Now we are going to study this topic, that is impact of French Revolution. French Revolution का impact क्या है? So the French Revolution was a major turning point in the history of Western democracy. Actually, in European soil, it was for the first time that the new idea of People's Republic was introduced. जो French Revolution था वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था पूरे हिस्ट्री में.
जिसे हम कह सकते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी। एक्चुअली इन यूरोपियन सॉइल इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, और यूरोप में तो ये सारे नए आइडियाज़ पब्लिक को और पीपल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इट फिनिश द एब्सोल्यूट रूल ऑफ किंग, इट गेव एंड एक्सपेंडेड द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। टुडे इट इज़ द बेसिस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। इट फेवर्ड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सारी चेंजेस आने के बाद सभी कॉमन पीपल को उनके राइट्स मिल गए थे। लव, ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन सोसाइटी वर इम्पार्टेड टू फ्रांस एंड द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गेव द टर्म नेशन अ न्यू एंड मॉडर्न मीनिंग। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात यह है कि वहाँ उस नेशन में, उस कंट्री में सभी को हर एक इंसान को एक खुद की मीनिंग पता चल गई थी कि उनका इस संसार में क्या अस्तित्व है, क्या मीनिंग है। दिस रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी कंट्रीज इन यूरोप एंड होल वर्ल्ड टू फॉर्म नेशन स्टेट्स। नेबर कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटाली एंड रशिया वर इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेबर कंट्रीज़ जो थी यूरोप की, जैसे कि जर्मनी, इटाली एंड रशिया, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन एक्चुअली इंस्पायर्ड मैनी स्मॉलर स्टेट्स टू यूनाइट एंड फॉर्म अ नेशन स्टेट। इट मार्क द ट्रिम्फ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। By these revolutions, death blow gave to kingship. Now, judicial system was based on the principles like liberty, fraternity, and sovereignty of the people. In the whole country, a uniform judicial system was introduced. और जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें जुडिशल सिस्टम चालू हो गया, लिबर्टी चालू हो गई, मतलब सबको उनका राइट्स मिलने लगा। जितने भी कॉमन पीपल थे उन्हें सबको अपने राइट्स के बारे में इनफैक्ट पता भी चल गया था, विच वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। अब वो राइट्स, वो लिबर्टीज़, वो सोवरेनिटी उनके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हुआ करते थे। सो थैंक यू। नाउ टुडे वी हैव completed this topic, and आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक। सो आप इसको घर पे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।